नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। क्या 18वीं लोकसभा में पहली जोर आजमाइश का रास्ता तैयार हो गया है? क्या कल संसद में एनडीए और इंडिया गठबंधन की शक्ति का परीक्षण होने वाला है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया आमने सामने हैं। वो चुनाव जो पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था, आज एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी के ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। और ओम बिरला जो 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं, एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और उन्हीं के सामने दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बना दिया गया। ये वही के सुरेश जो 8 बार के सांसद हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बना जाने को लेकर इंडिया गठबंधन ने विरोध भी जताया था। दरअसल स्पीकर को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बात की, लेकिन कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा तो वो एनडीए के उम्मीदवार के लिए स्पीकर पद पर सहमति जता देगा। वहीं एनडीए ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र शर्तों के साथ नहीं चलता है। जब डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बारी आएगी तब उस समय उस पर बात कर ली जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि जब टकराव से होगी शुरुआत तो फिर आगे कैसे बनेगी बात? क्या पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति सिर्फ भाषणों में ही है? जब स्पीकर के चुनाव पर सहमति नहीं बन पा रही तो दूसरे मुद्दों पर बात कैसे बनेगी, सहमति कैसे होगी? इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज, लेकिन पहले आप देख लीजिए सियासीवार पलटवार। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। बात करते हैं सहमति की, लेकिन विपक्ष को उप अध्यक्ष पद को देने के लिए भी वो मंजूर नहीं है। तो इसीलिए अगर वो बुलडोज़र चलाना चाहते हैं तो हमें भी, हमारे पास आज भारतवासियों ने संख्या दिया है, जिस संख्या के साथ उस बुलडोज़र को हम सदन के अंदर रोकें। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था, आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करें। शर्त पर अड़े रहे तो के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। लोकसभा का स्पीकर एक ऐसा पद डेमोक्रेसी का रखवालदार, चौकीदार, लोकतंत्र का चौकीदार है, और उस पद पर एक ऐसे व्यक्ति बैठनी चाहिए जो सभी को समान न्याय दे। डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। हम भी चाहता है स्पीकर पोजीशन में यूनानिमस सिलेक्शन होना, हम भी चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड वी शुड एग्री फॉर डिप्टी स्पीकर आल्सो, दैट इज अ कन्वेंशन। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये दोहरे मापदंड में जीते। नहीं किया कोई बातचीत, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूं पहले। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका, शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। के शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगी सर। ये
स्पीकर को लेकर सहमति क्यों नहीं बन पाई? चुनाव की नौबत क्यों आई? नहीं, चुनाव की तो सारा घटनाक्रम आज सुबह से आप सारे मीडिया के लोग दिखाई रहे कि सहमति के जो प्रयास थे उसमें शर्तों का ज़्यादा जोर था। अब सहमति जो है शर्तों से तो होती नहीं रुमाना जी, सहमति सुझावों से होती है। आप यदि शर्त थोपेंगे तो फिर सहमति का भाव नहीं होगा। और अभी एक मैं बयान सुन रहा था, नीयत, इनकी नीयत कैसी थी, उनकी नीयत कैसी थी, तो मैं आपके ही चैनल का यदि जिक्र करूं तो 11 बजे तक ये स्पष्ट नहीं था कि स्पीकर कौन हो रहा है। और आपके यहाँ न्यूज चली कि 11:15 बजे राजनाथ जी ने एक फ्लोर लीडरों की बैठक बुलाई है और फ्लोर लीडर की बैठक में बात होना है। आप ही का ये जो समाचार था मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन हम तत्काल देखते हैं 11 बजे ही राहुल गांधी संसद के सीढ़ियों पे खड़े होके मीडिया को बयान देने लगते हैं और वो बताते हैं कि खड़गे साहब से बात हुई, ये हुआ वो हुआ, हमने ये शर्त रखी और वो शर्त जो है उस पर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर वो मोदी जी के ऊपर कई बातें बोलते हैं, आप कहें तो मैं वर्बटम भी सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा हम स्पीकर को समर्थन देंगे लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए। फिर कहते हैं पीएम मोदी कह रहे हैं रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है, नियत साफ नहीं। तो आप बैठक से पहले ही आप इतने आरोप लगा रहे हैं तो किसकी नियत साफ थी, किसकी नियत गलत थी? राहुल गांधी जी से तो वार्ता हो नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो यहां से वार्ताकार नियुक्त किए गए थे, किरण रिजिजू जी और राजनाथ जी, और स्वयं राजनाथ जी ने बताया कि मेरी 3 बार उनसे बात हुई है और वहां पर आके राहुल गांधी अपना निर्णय देके चले जाते हैं। तो अब हम अध्यक्ष की माने या राहुल गांधी जी की माने? अब राहुल गांधी जी वहां पर हमारी समझ से तो एक सांसद ही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए वो सर्वोपरि हो सकते हैं गांधी परिवार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मानना ही चाहिए। लेकिन जब आप संसदीय प्रक्रिया में समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हो सर? मतलब राहुल गांधी ने 11 बजे आकर मीडिया के सामने वो तमाम बातें कह दी, इस वजह से आप कह रहे हैं कि वो शर्तें राहुल गांधी की तरफ से रख दी गई, इस वजह से सहमति नहीं बन पाई? क्योंकि हमारे चैनल पर अच्छा है सर, बहुत अच्छी बात है, आप एबीपी न्यूज देखते हैं सुबह में 10 से 11 मैं ही शो करती हूँ सर आगे का एजेंडा, तो यकीनन आप एबीपी न्यूज देख रहे होंगे। तो आज सुबह 10 से 11 चैनल पर मैं ही थी, शो कर रही थी आगे का एजेंडा और उसमें खबर भी दिखा रही थी सर। और करीब 10:15 बजे के आसपास या 10:20 के आसपास हमने ये भी बता दिया था कि जो ओम बिरला साहब हैं वो संसद परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, साथ में जेपी नड्डा जी मौजूद हैं और इससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे। ये खबर हमने दिखा दी थी सर सुबह जी। नहीं ठीक है, आपने सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई ना जी, वो कोई किसी ने आके घोषणा तो नहीं की थी ना, ठीक है, किसी ने कहा तो नहीं था। बिना घोषणा के आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आकर जो बातें कही तो मैं बिना घोषणा के। सुन एक बात मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि पिछले 4 दिनों में मीडिया ने जितनी भी खबरें चलाई हैं, क्या कोई एनडीए का नेता ने आके बाहर बोला है? मैं ये भी कहता हूं कि विपक्ष ने भी आके नहीं, एक समाचार चल रहा था कि डिप्टी स्पीकर की ये मांग कर रहे हैं, लेकिन पहला बयान इस संदर्भ में किसका आया है? राहुल गांधी जी इंतजार कर लेते 11:15 बजे का। ठीक है, बाद में वही बात कह रहे हैं ना कि इनके जो संगठन महामंत्री हैं और बालू जी आखिर गए राजनाथ जी के पास और फिर ये भी लिखकर के कहा कि हमने ये शर्तें रखी थी, ये बातें की। ठीक, तो आप पहले ही, आपका नियत जो है ये है कि आप पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को आरोपों पर डालो, उनको उठपटांग बोलो, समझ गए फिर सर, मैं जवाब भी वो सुरेंद्र राजपूत जी आइए, इसके बाद नियत पर सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ है। मोटी बात जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है सर, बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि साहब लोकतंत्र जो है वो सुझाव अगर दिया जाए तो सहमति बनती है, यहाँ तो शर्तों की बात की जा रही है और शर्तों के साथ तो मामला आगे बढ़ नहीं सकता सहमति वाला। सुरेंद्र जी, ये शर्त लगा रहे हैं सर, ये कौन सी नई परंपरा की नींव डाल रहे हैं आप लोग? रुमाना जी, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं
इस संसद और भारतीय जनता पार्टी के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां यानी न्यूज चैनल्स कुछ और कहते हैं। सच बात यह है कि के शर्मा जी का झूठ आपके सामने ही पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को तो अपने नेता को बचाना है, थेथराई करके बचाना है। लोकसभा में क्या नाम अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन का टाइम 11:30 से 12 और 11:30 बजे तक ये हम उनके फोन का इंतजार करते रहे। और इसके बाद जब हमने स्पष्ट रूप से कह दिया, कल अगर क्या नाम अध्यक्ष जी से बात हुई खड़गे साहब से, उन्होंने कहा मैं अभी आपको 5 मिनट में कॉल करता हूं, और 5 मिनट जो है वो कल से लेकर के आज सुबह 11 बजे तक हो रहे हैं, तो हम अपने कागज भी तैयार न करें। इनका कहने का मतलब ये है, चूंकि ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र से चलाना चाहते हैं, और ये लाठी तंत्र से चलाना भी क्यों चाहते हैं, पिछले 10 साल से पहले के 10 साल 2004 से 2014 के बीच में रोमाना जी प्रतिपक्ष को लगातार यानी एनडीए को उपाध्यक्ष का पद लोकसभा में हम लोगों ने दिया, बहुमत हमारा था, हमने उन लोगों को दिया, बगैर किसी हिला हवाली के दिया। आज की डेट में अगर ये हम मांग कर रहे हैं कि साहब प्रतिपक्ष के क्या नाम उपाध्यक्ष के पद पर आप हमारा नाम सुझाव विपक्ष को दे दीजिए, तो इसमें कौन सी शर्त की बात हो गई? ये तो शर्त तो ये लोग लगा रहे हैं कि साहब नहीं बाद में बात करेंगे, अभी पहले आप समझौता कीजिए। और दूसरी बात, ये मांग क्यों रहे हैं इस तरीके की चीजें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं जैसे बरेली का सांसद और हैदराबाद का सांसद, एक का नाम असदुद्दीन ओवैसी है और दूसरे का नाम छतरपाल सिंह गंगवार है। एक वहां पर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है और छतरपाल सिंह गंगवार जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगवा रहा है, जो कि दोनों संविधान के विरोध में। दोनों लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से पीछे से मिलकर के संविधान को बदलना चाहता है, और दूसरा छतरपाल जो है उसने भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा सामने रख दी है। ये आप ही के सामने हुआ है, सदन में हुआ है, ओथ लेने के समय हुआ है। अगर इन सब चीजों को रोकने में हम अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये चीज जान लीजिए। संविधान को नहीं बदलने देंगे, आरक्षण को नहीं खत्म करने मुद्दा भटक जाएगा, जो मुद्दा उसी पर रहते हैं ना, वो जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको एक्सपेंज कर दिया गया है कार्रवाई से। मुद्दा भटकेगा, ठीक है, ये मुद्दा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास जाती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो सुरेंद्र राजपूत जी ने रखा, वो ये कह रहे हैं कि साहब सहमति बनानी होती है, और सहमति सर हम सब जानते हैं कि जब सहमति बनाई जाती है तो फिर थोड़ा सा दोनों तरफ से सहयोग की जरूरत होती है सर, तभी दो पक्षों के बीच सहमति बनती है। तो अगर स्पीकर पर हम समर्थन कर देंगे, डेप्यूटी स्पीकर आप विपक्ष को दे दीजिए, और इस बार तो सर विपक्ष के नंबर्स जो हैं वो अपने आप में ये कहीं ना कहीं ताकत रखते हैं कि उनको ये डेप्यूटी स्पीकर पद मिले, जिसकी वजह से विपक्ष इतनी हिम्मत के साथ इस पद पर दावेदारी कर रहा है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सहमति बना लेनी चाहिए थी, बेहतर होता कि चुनाव की नौबत नहीं आती? कृष्णा हेगड़े। रोमाना जी, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि राजपूत जी जो मेरे मित्र हैं उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में घोषणा दी तो ये संविधान के खिलाफ है। तो ये संविधान के खिलाफ कैसा हुआ? सर अब आप सर अपने को सूट करने वाला टॉपिक उठा रहे हैं, मेरा वो मुद्दा ही नहीं है। मैंने आपसे स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने पर सवाल पूछा है, प्लीज मेरे मुद्दे पर आ जाइए आप। नहीं, आप सर जो आपको सूट करती है बात वो पकड़कर डिबेट को डिरेल मत कीजिए, प्लीज कम बैक टू द पॉइंट। जी आइए। नहीं सुनिए ना, आई विल कम बैक टू द पॉइंट। हमेशा से ऐसे ही हुआ है कि जो स्पीकर का इलेक्शन है वो सहमति से हुआ है, ठीक है। और इस बार जो है विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनके पास नंबर्स ज्यादा है, तो उन्होंने कंडीशन रखा है कि भाई अगर आपने हमको डेप्यूटी स्पीकर दिया तो हम आपका स्पीकर का इलेक्शन निर्विरोध करेंगे। अरे ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। और अगर उनको उनकी ताकत आजमानी है तो वो आजमा के देखे। आज तृणमूल कांग्रेस जो है उन्होंने कहा है कि भाई हमारी सहमति नहीं लिया, हमारे से चर्चा नहीं किया। आगे देखेंगे और कौन से जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जाते हैं, उनके विरोध में जाते हैं, ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो राहुल गांधी की जो असली ताकत है उनको पता चलने दो ना। सरकार सक्षम है, सरकार के पास नंबर्स है, और स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर पे वो अगर सहमति नहीं देती है तो दोनों इलेक्शन हमारी सरकार जीतेगी। ठीक है, आइए मनोज काका जी, अब आप बताइए कि ये शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं लोकतंत्र में सहमति बनाने के लिए? ये शर्त की क्या शर्त सर? नहीं, शर्तें इसलिए लगाई जा रही है रोमाना कि वो जो निदा फाजली साहब की लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना,
और मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो अब तलवार और घमंड जो 400 वाला था वो तो चकनाचूर हो गया। और शंका किस लिए किया जा रहा है, शर्त इसलिए लगाई जा रही है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के मसीहा पूज्य वीपी सिंह की सरकार गिरा दी हो, जिसने इस देश में 2014 के बाद से 2024 तक 13-14 सरकारों को अपदस्थ किया हो, जहां जनमत नहीं मिला हो, उनको धनबल से और ईडी सीबीआई लगा के खरीदा हो, जिन लोगों ने लगातार नहीं, अब आप भी देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं। ये बयान दिया हो। नहीं काका जी, नहीं मैं मुद्दे से मनोज जी मेरी बात सुनिए ना। अभी आपने कहा आप ही से पूछ रही हूँ, सवाल सुनेंगे तभी जवाब दे पाएंगे, वरना जो रटकर आए वही बोलते रहेंगे। सवाल मेरा आपसे ये है सर, आपने कहा घमंड चकनाचूर कर दिया, आप ये कह रहे हैं ना घमंड चकनाचूर कर दिया। सर घमंड चकनाचूर करने की बात आप कह रहे हैं, नंबर कम हो गए इसलिए आप कह रहे हैं घमंड चकनाचूर हो गया, इसी को आधार बना रहे हैं ना। अब ये स्पीकर वाला चुनाव होगा और यहाँ पर नंबर आपके कम होंगे, तो फिर क्या आपका घमंड कल चकनाचूर होगा? कल आएंगे आप शाम 5 बजे के शो में और कबूल करेंगे कि आपका घमंड चकनाचूर हो गया? आइए जवाब दीजिए। देखिए रोमाना, हम लोग हमेशा आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए संयत विश्लेषण करिए और समता का भाव रखिए। इनका क्या घमंड चूर नहीं हुआ? क्या वही मोदी जी आपको दिख रहे हैं जो मोदी जी के अगल बगल डबल इंजन की सरकारें होती थी? अब लोग हैं, टीडीपी के लोग हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। वही नरेंद्र मोदी जी का अहंकार आपको दिख रहा? हमने क्या गलत कह दिया? वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई, आप बताइए ना। सर मैंने सवाल आपको स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर पूछा है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि ये शर्त वाली शर्त लोकतंत्र में क्यों, ये मेरा सवाल है सर, इस पर जवाब दीजिए ना। शर्त वाली शर्त इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि जिनका इतिहास गंदा हो, जिनका इतिहास कहीं भी विश्वसनीय नहीं हो, उन लोगों पे भरोसा करना मूर्खता होगी, नैतिकता नहीं होगी, वो मूर्खता होगी। और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र हैं, एक गोंडसे को पूछते हैं और गांधी के हाथ सर नमाते हैं। ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना, ये भी तो हकीकत है ना कि चुनाव लड़कर भी नतीजा तो नहीं बदलेगा, नंबर तो वही एनडीए के पास है। तो भले ही आप ये कह लें कि इन पर भरोसा करना मूर्खता होगी, आप चुनाव लड़ेंगे तब भी नतीजा तो यही है, पहले से ही पता है नंबर के हिसाब से कि पलड़ा जो है वो एनडीए का ही हारी है। अरे रोमाना, एक निर्वाचन से पहले आप निर्णय कैसे सुनिश्चित कर ले रही हैं? ये तो निर्वाचन में तय होगा कि कौन किसका पल्ला भार लिया। एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो नंबर्स हैं सामान्य ज्ञान के हिसाब से, इसके आधार पर आपको बता रही हूँ सर, सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस के हिसाब से सर मैं आपको ये बता रही हूँ। हम कल तक का इंतजार करेंगे, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी को लेकर आना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, यहाँ एक पॉइंट रखा है मनोज काका ने, वो कह रहे हैं साहब इन पर भरोसा ही नहीं है। हालांकि हार और जीत नतीजा क्या रहने वाला है इसका अंदाजा लगाना हम में से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो फिर सर ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये शर्त और जिस आधार पर ये शर्त कह रहे हैं कि इनकी तरफ से रखी गई है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि पहले तो देश को ये जानना चाहिए कि कोई ऐसी परंपरा या कन्वेंशन नहीं रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देता है। नेहरू जी ने नहीं दिया, इंदिरा जी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। जब मिली जुली सरकारों का दौर आया तब विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। तो पहले तो ये तथ्य देश के सामने 1952, 51, 52 में जो पहली पार्लियामेंट थी नेहरू जी की, उससे लेकर लगातार जो लोग रहे वो सब के सब कांग्रेस के ही रहे और कांग्रेस ने कभी कोई पद नहीं दिया। जब मिली जुली सरकारों का दौर आया तो फिर मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है 1977 में पहली बार ही हुआ जी। अब इसका दूसरा पहलू कि सरकार मानी क्यों नहीं या विपक्ष क्या कर रहा है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री को अभी तक क्या खड़गे जी ने या राहुल गांधी ने किसी ने अभी तक प्रधानमंत्री को बधाई दी है? अगर नहीं बधाई दी है तो आप इसी से समझिए कि कितना अविश्वास है, कितना एक दूसरे के प्रति वो दरअसल एक एक निर्णय को अपनी जीत के तौर पर दिखाते हैं। कल सोचिए, कल सदन शुरू हुई थी, प्रोटेम स्पीकर पर पहले हंगामा हुआ। आज तक कभी प्रोटेम स्पीकर पर हंगामा हुआ ही नहीं। जब जिसकी मर्जी उसने प्रोटेम स्पीकर बनाया और उसका भी कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन कहा गया कि नहीं ये क्यों बनेंगे, ये क्यों नहीं बनेंगे। और उसके बाद जिस तरह से संविधान की कॉपी लेकर
चूंकि ये चुनाव के दौरान संविधान वाला मसला काम कर गया है, उनको लगता है कि हम लगातार लड़ते रहेंगे तो हमारे साथ जो एक इलेक्टोरेट है वो एकजुट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी कोई सहमति की गुंजाइश है। विपक्ष हर कदम पर चाहेगा कि नरेंद्र मोदी, जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए कि हमने नरेंद्र मोदी का गुब्बारा तो उन्हें फाड़ दिया। आप ये कह रहे हैं कि साहब ये सहमति बनाना विपक्ष चाहता ही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा वक्त नहीं है जब वो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और वो चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और ये अच्छा भी है, अगर इस तरह से विपक्ष कर रहा है तो ये करना भी चाहिए। ठीक है, चौधरी साहब की कोई बात मानी ना, उससे पहले हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात मानी। 2014 से 19 तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, तो नेता प्रतिपक्ष का तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, दूसरी तरफ आधिकारिक रूप से 3 इनके एमएलए थे दिल्ली में और 7 एमएलए हैं इस समय दिल्ली में, लेकिन आप पार्टी ने यानी प्रतिपक्ष ने इनको नेता विपक्ष का पद दे रखा है। खैर, और ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे कि 52 से लेकर के और 80 तक तो कोई नेता प्रतिपक्षी नहीं था। तो 1969 में एक बार राम सुभग सिंह जी भी थे। हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी का आपको इतना सपोर्ट करना है करिए, लेकिन कम से कम तथ्य ठीक रखा कीजिए। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, आपके ऊपर हमें बड़ी उम्मीद रहती है। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है यहां पर, जो बात सहमति की आ रही, सहमति हम भी चाहते हैं, सहमति प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, लेकिन सहमति की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, प्रधानमंत्री जी की है। कल प्रधानमंत्री जी संसद में आए, कल प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, कल प्रधानमंत्री जी का क्या ड्यूटी, अपने आप ही सहमति बन जाती अगर प्रधानमंत्री जी एक चक्कर जो है विपक्ष के सांसदों के बीच में नमस्कार करते हुए लगा लेते। क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया? प्रधानमंत्री जी ने बाहर विपक्ष को पहले गाली दी, पहले विपक्ष को उल्टी सीधी खरी खरी सुनाई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अंदर गए और प्रधानमंत्री जी ने किसी भी विपक्ष के नेता से की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा नमस्कार कर लेते तो सहमति अपने आप बन जाती। मुझे लगता है जैसे के शर्मा जी एबीपी न्यूज और मेरा शो देखते हैं ना सर, आपको भी देखना चाहिए, भले ही आप मेहमान ना हो। कल शाम 5 बजे के अगर आप डिबेट देखते सर, तो आप देखते कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत इसी शो में मौजूद थी और वो बाकायदा वो तस्वीर दिखा रही थी, ऐसे दिखा रही थी जैसे मैं ये सादा कागज दिखा रही हूँ, फोटो थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शपथ लेने के बाद नमस्कार कर रहे हैं और सामने वाली बेंचेस पर विपक्ष के सांसद बैठे हुए हैं, उसमें राहुल गांधी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो वो बड़ा गर्व महसूस कर रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार विपक्ष को अब वो नमस्कार कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा सर थोड़ा सा आप भी देखा करें एबीपी न्यूज तो बेहतर रहेगा। खैर कोई बात नहीं सर, मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पर। आप जिस बात सिर्फ 5 सेकंड जी, मैं सिर्फ 5 सेकंड में कहता हूं, नमस्कार करना और विपक्ष के साथ सहमति बनाने के लिए उनकी बेंचों की तरफ जाकर के नमस्कार करके हाथ मिला लेना, दोनों में बहुत फर्क होता है। रोमाना जी, मैं आपका शो भी देखता हूं और प्रधानमंत्री जी ने मंच से खड़े होकर के शपथ के बाद नमस्ते की थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को सहमति बनानी थी, अल्पसंख्यक सरकार के मंत्री हैं वो, अगर वो राहुल गांधी जी सहित संपूर्ण विपक्ष से मिल लेते, जैसे पहले प्रधानमंत्री मिला करते थे, मनमोहन सिंह जी मिला करते थे, नरसिम्हा राव जी मिला करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब मिला करते थे। ठीक है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं चले जाते थे, सबको नमस्कार, जरा सा आगे बढ़िए। अहंकारी कृष्णा हेगड़े, ऐसे में जो बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि साहब सिर्फ कहने भर के लिए ये कहते हैं सत्ता वाले लोग कि साहब सहमति बनाएंगे, सहमति बनाकर चलेंगे, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी, लेकिन जब वही दिखाने की बात होती है तो फिर इनका स्टैंड बदल जाता है। ये कथनी और करनी में फर्क क्यों है कृष्णा हेगड़े जी? रोमाना जी, राजपूत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने खड़गे जी को भी सम्मान दिया, अधीर रंजन चौधरी जी को भी दिया और गुलाम नबी आजाद जी को भी दिया। और कितना सम्मान कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद जी को दिया तो हमने सब देखा है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का, अरे राज्यसभा में तो हमारा ऑफिशियल विपक्ष का नेता था, पढ़ लिख करके आया। अगर लेकर आएंगे सम्मान देने वाली सर, तो फिर विपक्ष की तरफ से बड़ी लंबी फहरिस्त आ जाएगी सर सम्मान वाले नेताओं की, जिसमें देखिए आपकी पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के नाम से लेकर सर अजीत दादा पवार तक के सबके नाम विपक्ष वाले गिना देंगे कि कैसे कैसे सम्मान दिया गया है। तो उस सम्मान की तरफ तो जाइए ही मत आप, है ना, आप सहमति पर ही आ जाइए सर, वो सहमति पर ही आ जाइए सर, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जाता था कि साहब जिसका जितना ज्यादा संख्या बल, जो जितने बड़े भाई की भूमिका में, उस पर सहमति बनाने की उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या उस जिम्मेदारी से यहाँ पर सत्ता पक्ष बच रहा है? ये मेरा सवाल है कृष्णा हेगड़े जी।
देखिए पार्लियामेंट क्यों होता है? लोगों के जो विषय है उसके ऊपर बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए और एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। सही। लेकिन कांग्रेस पार्टी 40 सीट की हो या 50 सीट की या अब 99 सीट की, उनको तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देना है ना। वो तो कन्फ्रंटेशन की एटीट्यूड लेके चलती है और उनको लगता है कि अभी भी कन्फ्रंटेशन की एटीट्यूड लगी तो उनका कोई तुक्का निकल जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप इलेक्शन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी ताकत है और मोदी जी के पास कितनी ताकत है। दूसरी बात यह है कि इनको ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना हाई कोर्ट पे भरोसा है, ना ईवीएम पे भरोसा है। दिख जाएगा आपको महाराष्ट्र में। तो इनको क्या पार्लियामेंट पे भरोसा है, क्या संविधान पे भरोसा है? खाली झूठ का नैरेटिव आप चलाते रहो। खाली संविधान के बारे में पहले भी आपने चलाया। 10 साल से 13 साल से हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, संविधान को कोई खतरा नहीं था। 10 साल जब प्रधानमंत्री थे, कोई खतरा नहीं था। अभी आप कह रहे हैं इसके लिए खतरा हो गया क्या? देश की जनता जानती नहीं है। जो चुनाव में मुद्दा मोदी ही, विपक्ष के निशाने पर मोदी ही, अब चुनाव के बाद, नतीजों के बाद भी देश में मुद्दा मोदी को ही विपक्ष बना रहा है। मतलब पूरी कोशिश विपक्ष की यही है, देश चले ना चले, संसद में गतिरोध बना रहे, आर पार होता रहे, लेकिन विपक्ष को नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेना है। किसी तरीके से मोदी को झुका दिया जाए, किसी तरीके से मोदी का कद छोटा हो गया है, ये संदेश, सियासी संदेश देश में पहुंचा दिया जाए। इसी के लिए ये सारी रणनीति, ये सारा खेल खेला जा रहा है। नहीं रोमाना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपसे एक संयत मूल्यांकन की मैं उम्मीद करता हूं, और सब लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी रोटियां नहीं गिनते ना, हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। और सुनिए पूरी बात, मोदी से नहीं, सरकार से विपक्ष का ये संवैधानिक हक है। और जो ये संविधान है ना, वही विधायिका का सृजन करता है। और संविधान में उपाध्यक्ष पद की, और संविधान में, हमारे संविधान के आर्टिकल 94-95 में उसमें उपाध्यक्ष पद का प्रावधान है, इसलिए उपाध्यक्ष पद माना जा रहा। और बीजेपी के साथी पढ़ लिख कर कहीं नहीं आते। 1977 से पहले भी अटल जी अनौपचारिक रूप से रहे नेता विरोधी दल, और 80 से 84 तक अटल जी रहे नेता विरोधी दल। कम से कम अपने बात है। और मुद्दों की बात आप कर रही हैं। एक बात बताइए मुझे, अरे सुनिए तो आप सुनिए तो आप इतना ज्यादा सारी जो परंपराएं हैं उसका पालन करते हैं। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, ये पिछली बार यूपी में आप लोगों की सरकार कब थी? 2012 से 2017 ना? मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव ना? स्पीकर पद किसके पास था? समाजवादी पार्टी के पास। डिप्टी स्पीकर आप लोगों ने किसे बनाया था सर? बस नाम बता दीजिए, मुझे पता चल जाए ना पैनल को। समाजवादी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच डिप्टी स्पीकर किसको बनाया था? नाम बताइए। नहीं, आपके संज्ञान है तो मैं मांगना चाहूँ, आप इनसे, बीजेपी से पूछिए कि अरे किसी को बनाया ही नहीं आप लोगों ने, इन्होंने नाम करी थी क्या? आप कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप इतना परेशान ना हो। अरे आप इतना परेशान ना हो, मैं आगे पीछे सब बताती हूँ सर। 2012 से 17 तो आपकी सरकार थी, आप लोगों ने भी किसी को नहीं बनाया डिप्टी स्पीकर। छोड़िए उस बात को। 2007 से, मतलब जब मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने भी किसी को नहीं बनाया था सर। और उसके बाद जो योगी सरकार चली है 2021 तक, बीजेपी वाली 17 से, उन्होंने भी किसी को नहीं बनाया है ना? ये बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने 21 में बनाया ना, 21 में बनाया। लेकिन अब जब आप परंपरा की बात करते हैं तो इनकी सरकार से पहले तो आपकी सरकार थी, तो इसलिए कटघरे में तो आप खड़े होंगे, क्योंकि 12 से 17 तो आप थे ना सर। उस कसौटी पर तो यहाँ पर आपको भी कसा जाएगा। कोई बात, आपसे मैं उम्मीद कर रही हूँ सर कि आप थोड़ा संयत अंदाज में अपनी बात रखें, संयम के साथ। क्यों बचाव करें? नहीं सर, मैं किसी को बचा नहीं रही हूँ सर। मेरा काम ना किसी को बचाना है सर, ना किसी को कटघरे में खड़ा करना है। मेरा काम है फैक्चुअली यहाँ पर डिबेट अपनी कंडक्ट करना। मेरा काम यह है सर कि मैं सबकी यहाँ पर पोल पट्टी जो है वो खोलती रहूं, ताकि दर्शक सबकी हकीकत जानते रहे। मैं किसी की तरफदारी नहीं करने बैठती सर। मैं जो हकीकत होती है ना वो रखती हूँ, और इसीलिए शायद मैं बुरी बनती हूँ आप सबकी नजर में। जिससे मैं पलट कर सवाल कर लूंगी ना, अभी उसी को मैं खटकने लगूंगी। मैं जानती हूँ इस बात को, मैं जानती हूँ सर। अभी मैं शर्मा जी से कुछ पलट कर पूछ लूंगी तो शर्मा जी, मैं तो नहीं कहूंगी वो क्या क्या कह सकते हैं, ऐसे राजपूत भाई, ऐसे ही आप। कोई बात नहीं मनोज जी, कोई बात नहीं, है ना? आगे बढ़ते हैं हम। जरा मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन जी, सवाल अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जिस बात का जिक्र आपने किया कि साहब ये लोग एक तरीके से वो मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो ये है सर कि हम
जिस उम्मीद के साथ चले थे कि मोदी 3.0 और संसद में जबरदस्त अंदाज में काम होगा और 2047 तक वो विकसित भारत वाला जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे, तो मतलब ये तो अब बहुत अड़ंगे आने वाले। ये तो एक टकराव की शुरुआत भर है और ये तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये गतिरोध जो है और बढ़ता हुआ देखेंगे हम। देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक अभी आपका ये शो देख रहे हैं तो सबको समझ में आ गया होगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि नेहरू जी जो परंपरा बनाए ही नहीं डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देके, उसकी दुहाई राहुल गांधी कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी ने खोज खिलाया और मैं तो कहिए अयंगर जी से पूरा नाम पढ़ना शुरू करूं डिप्टी स्पीकर का, लेकिन फिर भी चलिए, दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। किसी राज्य में ये अच्छा आपने याद दिला दिया। एक सेकंड सर, मैं वो क्लैरिफाई कर दूं। सुरेंद्र राजपूत जी ना कंफ्यूज हो गए। सुरेंद्र भाई आप कंफ्यूज हो गए। वो जो नेता प्रतिपक्ष वाली बात थी ना, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने नहीं, वो के शर्मा जी ने कही थी। और यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये रेखांकित कर रहे थे, नहीं सर, उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए बात कही थी। वो ये कह रहे थे कि साहब शुरुआती सालों में 1952 से आप उठाकर देखिए, लगातार नेता विरोधी दल की बात कही। हाँ, जो सत्ताधारी पार्टी है उसी ने अपने पास ही रखा। वो ये बात कह रहे थे, कंफ्यूजन हो गई इसलिए मैं क्लियर कर रही थी। हर्षवर्धन सर अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, और मुझे लगता है, देखिए कई बार जनता जब ये जनादेश दे रही है और अगर 234 और 293, 94 जो भी है ये नंबर आए हैं, तो शायद जनता को भी ये लगता है, और हम ये कहते हैं लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता का आदेश है, तो वो शायद ये चाहती होगी। तो अच्छा है ना, विपक्ष अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। लेकिन इससे मैं कतई ये नहीं मानता हूं कि जब तक ये प्री पोल अलायंस इंटैक्ट है तब तक कोई सरकार के काम पर, कोई विकसित भारत के काम पर कोई असर पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, लोकसभा और हंगामेदार रहने वाली है। बस एक चीज मुझे लगती है, सरकार और विपक्ष दोनों के लिहाज से अच्छा होगा कि दोनों कम से कम सदन के समय का उपयोग करें। आपके पास अब संख्या पर ज्यादा है विपक्ष के लिहाज से, तो आप अपनी पूरी बात कहिए। सरकार के लिए भी अच्छा होगा कि बिना चर्चा के कोई बिल ना पास कराए, वॉकआउट पर ना कराए, जिससे कि कल को जब विपक्ष बाहर कुछ बात करता है तो वो दो बातें ना हो, देश को स्थिति स्पष्ट तरीके से पता चले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसी पर जरा पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी, वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था ना कि साहब बेहतर यह है कि ड्रामा नहीं बल्कि डिबेट हो, जिसके लिए है हमारा लोकतंत्र का ये मंदिर। और फिलहाल लेकिन ये स्पीकर तभी समर्थन जब डेप्यूटी स्पीकर हमें मिल जाएगा। मतलब ये जो पूरा एटीट्यूड है सर, जो रवैया है, वो ड्रामेटिक ज्यादा लगता है। और ये मैं क्यों कह रही हूं सर, अब यहां पर मैं 3 राज्यों की जानकारी लेकर आई हूं, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा तेलंगाना है। और ये वो 3 राज्य हैं सर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं। कर्नाटक में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस के, तेलंगाना कांग्रेस का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कोई है ही नहीं। तो बताइए फिर इसको क्या माना जाए? ये स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सत्ता पक्ष, विपक्ष, फिर तो ये ढोंग ही ज्यादा लगता है। पंकज जी। हाँ, तो अगर राज्यों में ये स्थिति है तो ये स्थिति भी बदलनी चाहिए। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कांग्रेस इसमें एक जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करे तो अच्छा होगा। हाँ। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बात सोचने की है कि 72 साल में 22 बार ऐसे मौके आए हैं जब स्पीकर का नाम तय करने की बात आई, और कल 23वां मौका है और 17 लोग स्पीकर बने। पिछले 48 साल में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ हो। 48 साल पहले हुआ था, 2 बार सिर्फ चुनाव हुआ है स्पीकर के पद का। तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि 48 साल बाद क्यों ऐसा मौका आ रहा है कि स्पीकर के पद के चुनाव के लिए सर्वसम्मति नहीं हो पाई। अगर सर्वसमावेशी राजनीति की शुरुआत सचमुच नरेंद्र भाई मोदी करना चाहते हैं और ड्रामा छोड़कर डिबेट कराना चाहते हैं संसद के मंच पर, तो उनको भी अपनी कार्यशैली में बहुत से बदलाव करने चाहिए। ये मूल मुद्दा है और विपक्ष इसीलिए प्रतिरोध कर रहा है। जवाब लेती हूँ, ठीक है। के शर्मा, आपने एक लाइन रोमाना, अच्छा जोड़ दीजिए हर्षवर्धन जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पंकज जी इसका मतलब कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो सर्वसमावेशी राजनीति नहीं करते थे। पंकज जी आप जवाब देना चाहेंगे 10 सेकंड में सर? अब सर्वसमावेशी राजनीति करते थे या नहीं नेहरू जी, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है।
नेहरू जी जैसा लोकतंत्रवादी, नेहरू अरे जी नहीं, जैसा पंकज जी, आपने उदारवादी चुनाव के आधार क्या पर कहा। कोई राजनेता इस देश आपने का स्पीकर के चुनाव के आधार पर कहा, तो वही पैमाना रखिए ना। आप जिस पैमाने पर नरेंद्र मोदी को सर्वसमावेशी पैमाना राजनीति ये नहीं है। करने वाला बता रहे थे, तो कब चुनाव हुआ था जरा वो बताइए ना, किसके प्रधानमंत्री रहते हुआ था? बिल्कुल 1952 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे तब। नरेंद्र भाई मोदी ठीक है। सर्वसमावेशी, ठीक है, ठीक है। नरेंद्र भाई मोदी सर्वसमावेशी राजनीति नहीं करते हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह वो बांटने की राजनीति करते हैं, किस तरह वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। सर, पैमाने आपने एक ही देखा इस देखे, बार नेहरू जी लोकसभा देश को में बांटते जब आप थे ये क्या? कहते हैं कि आप भी नेहरू अच्छी जी तरह देश को जानते बांटते हैं, थे। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं वो अपना नजरिया दूसरों पर थोपते हैं, क्योंकि ये आपका नजरिया हो सकता है सर, लेकिन हर कोई इससे सहमत हो ये नहीं, तो इसका जरूरी मतलब नहीं कि है। जवाब नहीं, तर्क नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मैं जरा सा के शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। के शर्मा जी, लेकिन यहाँ पर जो पंकज जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जो कार्यशैली है वो बदलने की जरूरत है सरकार को। वो कह रहे हैं कि जितनी कमियां हैं वो सब सत्ता पक्ष में हैं और उन खामियों को सत्ता पक्ष दूर करे, क्योंकि सत्ता पक्ष ही कहती है कि साहब हम सहमति बनाएंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये सबसे बड़ी नाकामी सत्ता पक्ष की है क्या? नहीं, वो तो मोदी जी के विरोध में आकंठ डूबे हुए जो हैं शर्मा जी अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास तर्क नहीं है, कुतर्क के लिए जरूर कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा अरे विपक्ष अहंकार में डूबा हुआ है, उसे जरा समझना पड़ेगा कि ये अहंकार छोड़ के वो जो है संसदीय कार्य में भाग लें। आप ये कह रहे हैं इन 10 सालों में क्या देखा देश ने कि ट्रेजरी बेंच में विपक्ष चढ़ के कूद रहा है, स्पीकर के मुंह में पुस्तिका फेंक के मार रहा है, माइक तोड़ रहा है, यही विपक्ष की भूमिका है। आप उनको बता रहे हैं कि उनको रवैया बदलना चाहिए। इनको ये विपक्ष की क्या भूमिका थी? देश क्या देखा इस 10 सालों के अंदर में? जितनी बार माननीय प्रधानमंत्री, सवाल तो आपने खूब उठाए, बहस भी करवाया। रोमाना जी, इतिहास में मैं यदि गलत नहीं हूं तो 2023 में जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, हाँ जी। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने के बाद जो है जब माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला जो है सदन छोड़ के भाग जाता है। सदन छोड़ के भाग गए भगोड़े की तरह। जब प्रधानमंत्री ने बोला, जब प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया, विपक्ष कभी नहीं टिका, हमेशा सदन छोड़ के वॉकआउट किया। ठीक है, तो आपकी प्रवृत्ति है, आपकी वृत्ति है, आप सवालों के जवाब नहीं सुन पाते। लेकिन मैं एक बात पुनः फिर कह रहा हूं जी कि जो बात इन्होंने अभी कही, अभी प्रधानमंत्री आप मैंने सब कहा बोलेंगे था कि देश भर में जो विपक्ष पार्टियां के लीडर हैं नेता उनका का दर्जा प्रधानमंत्री नहीं कब था, बोलेंगे? फिर भी आपकी बात कमेटियों में शर्मा रखा। के बाद तो सुरेंद्र सुरेंद्र जी जी, आपने स्वयं स्वीकार लिया कि 12 से 13 कमेटियों में होते, वो 12 से 13 कमेटियों में थे, ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता के नाते, ये आपने स्वीकार लिया। और दूसरी बात में जो 11:05 पर राहुल गांधी जी के बयान की बात किया, जो पहली झूठ आपने बोली, अभी तक आप उसकी सफाई नहीं दे पाए कि राहुल गांधी आके पहले सार्वजनिक रूप से मोदी जी पर केवल यही नहीं हुआ, जो बहुत से और पैनलिस्ट ये जो तानाशाही मानसिकता से ग्रस्त है राहुल गांधी, इन्हें ये तानाशाही मानसिकता हटानी होगी। दर्शकों के साथ, वो राज्य जहां पर आप लोग पावर में हैं सर, वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद आप लोगों ने अपने पास ही, अपनी पार्टी के पास ही रखे हुए, तो फिर सर बस ये विरोध के नाम पर विरोध करना है, सहमति बनने नहीं देना, इसी वजह से ये स्पीकर पद अगर पक्ष का तो फिर डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दो। हाँ सुरेंद्र भाई, बिल्कुल रोमाना जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। जो परंपराएं राज्यों में चली हैं गलत हैं, और मैं आपको फिर से कहता हूं कि आपने कांग्रेस के राज्य तो बता दिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद दे रखा है क्या? प्रतिपक्ष को किसी भी एक राज्य में अगर दे रखा हो तो वहां पे आप निकाल के ला करके दे दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर आपको किलो में तोलना है तो किलो में तोलिए, लीटर में मापना है तो लीटर में मापिए। 2 मिनट रुकिए ना भाई, 2 मिनट। आप आपत्ति जता रहे हैं, ठीक है, प्लीज 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 मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं कि अगर हम लोग जो है, जिसे के शर्मा जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया कि भाई विपक्ष गधे की तरीके से भाग गया, तो क्या ये लोग खच्चर की तरीके से भागते हैं? और भाई गधे तो गुजरात के बड़े मशहूर हैं, कच्छ वाले। छोड़ दीजिए इस बात को। मैंने नहीं बोला रोमाना जी, अच्छा अगर नहीं आपको गधे बता रहे हैं,
ठीक। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, अभी मैं महसूस कराती हूँ कि आज अगर आपने नहीं बोला, लेकिन आप लोग इतनी सीरियस डिबेट करते करते भी पता नहीं कहां से इतना कॉमेडी का पुट ले आते हैं कि आई एम श्योर मेरे दर्शक बहुत एंजॉय करता होगा। थैंक यू सो मच सर, समय आज इतना ही है इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्पीकर का चुनाव जो कल देश देखेगा, और ये एक तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच पहला शक्ति प्रदर्शन जो कल देश देखेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता ली है आज। दोनों जिस दौरान शपथ ले रहे थे, हाथ में संविधान की किताब ले रखी। शपथ लेता हूं कि मैं that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established। तो राहुल अखिलेश की शपथ, हाथ में संविधान की पुस्तक।